अस्सलाम वालेकुम जनाब, अल्लाह ताला के नाम से स्टार्ट करते हैं एजुकेशन का लेक्चर नंबर 12। और आज का लेक्चर बड़ा ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। और इस लेक्चर के हवाले से, इस टॉपिक के हवाले से बहुत ज़्यादा क्यूरीज मुझे मौसूल होती हैं और बहुत सारे बच्चों को इस हवाले से कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह बुक की एक्सप्लेनेशन है। बहुत सारे बच्चे जब इस टॉपिक को बुक में से पढ़ते हैं तो उनको कुछ चीज़ें समझ में बिल्कुल भी नहीं आती हैं, कुछ चीज़ें सर के ऊपर से गुजर जाती हैं, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा क्यूरीज आने वाले टॉपिक्स में से टॉपिक आता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जनाब, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्पीच कोड्स। स्पीच कोड्स क्या चीज़ होती है? बहुत ही आसान अल्फाज में बताऊं तो कोई पर्टिकुलर तरह की लैंग्वेज है, ठीक है, या कोई पर्टिकुलर तरह का लैंग्वेज फॉर्मेट जिसको आपकी अपर क्लास फॉलो करती हो या फिर आपकी मिडिल क्लास फॉलो करती हो, और उस हवाले से वर्किंग क्लास या एथनिक माइनॉरिटीज़ जो हैं वो उस हवाले तक ना पहुंच सकें और उनके लिए एक डिफ्रेंसीशन का रीज़न बन जाए कि भाई दे आर डिफरेंट फ्राम द एथनिक मेजॉरिटी और दे आर डिफरेंट फ्राम द अपर और मिडिल क्लास जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लैंग्वेज प्रॉब्लम। ठीक है जी। बहुत सारे बच्चों को अगर वो किसी ऐसे कंट्री में पढ़ रहे हैं, लेट्स सपोज पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अगर किसी अरबिक स्कूल के अंदर सऊदी अरबिया में पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेट सी बात है उनको लैंग्वेज के हवाले से बड़ा प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि उनकी जो फॉर्मल लैंग्वेज है वो अरबिक है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें ऐसी कंट्रीज़ में तो बहुत विजिबल होती हैं जहाँ पर एथनिक माइनॉरिटी की लैंग्वेज डिफरेंट हो, वर्किंग क्लास की लैंग्वेज डिफरेंट हो और फॉर्मल लैंग्वेज डिफरेंट हो। ठीक है, लेकिन एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर फॉर्मल लैंग्वेज भी सेम हो और आपकी जो वर्किंग क्लास की लैंग्वेज या एथनिक माइनॉरिटी की लैंग्वेज है वो भी सेम हो, तो भाई ऐसी सोसाइटी के अंदर कोई ना कोई डिफरेंस ज़रूर होता है। कुछ ना कुछ कोड्स होते हैं, कुछ ना कुछ तरीक़ेकार होते हैं, कोई किसी को एड्रेस करने का तरीका होता है, वर्बल लेवल के ऊपर लिखने का एक फॉर्मेट होता है जो कि अपर और मिडिल क्लास और एथनिक मेजॉरिटी को तो पता होता है लेकिन एथनिक माइनॉरिटी को नहीं पता होता। ये तमाम बातें क्या मैं कर रहा हूँ कुछ लोगों के बिल्कुल सर के ऊपर से गुजर रही होंगी, कोई मसले की बात नहीं है। हम इसको अब बुक से भी पढ़ेंगे और इस टॉपिक को थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे। ये बर्नस्टीन की थ्योरी है, ठीक है, फैक्टर्स आउटसाइड द स्कूल का लास्ट कंपोनेंट है स्पीच कोड्स। देखिए, इसको अंडरस्टैंड करने से पहले आपको जो पहली चीज़ अंडरस्टैंड होनी चाहिए वो है एलैबोरेटेड स्पीच कोड्स और रिस्ट्रिक्टेड स्पीच कोड। अगर आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई जनाब, तो आपको ये पूरा टॉपिक बहुत सुकून से समझ में आ जाएगा। अगर मैं बहुत ही इस लेवल पे, बहुत बेसिक लेवल पे अगर मैं आपको समझाऊं, तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड स्पीच कोड्स रेफर्स टू इनफॉर्मल लैंग्वेज कोड, यानी कि इनफॉर्मल वे में बात करना। एलैबोरेटेड स्पीच कोड्स मीन्स फॉर्मल लैंग्वेज। ठीक है, अब फॉर्मल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि एलैबोरेटेड स्पीच कोड इज ऑल अबाउट अ फॉर्मल लैंग्वेज और रिस्ट्रिक्टेड स्पीच कोड स्टैंड्स फॉर इनफॉर्मल लैंग्वेज। अगर आप इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहें भी तो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अभी हम इस चीज़ को और डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला चीज़ें बेहतर तौर पर समझ में आएंगी। अब ज़रा सा इसमें से पढ़ते हैं और कुछ चीज़ों को समझते हैं। बर्नस्टीन वॉज वन ऑफ द फर्स्ट टू इन्वेस्टिगेट हाउ द यूज़ ऑफ लैंग्वेज गेव स्टूडेंट सर्टेन कल्चरल एडवांटेजेस। ठीक है, अब हमारे पास बर्नस्टीन हमारे मेजर थ्योरिस्ट हैं इस टॉपिक के। ठीक है, अब कहते हैं कि भाई बर्नस्टीन वॉज द वन टू इन्वेस्टिगेट हाउ द यूज़ ऑफ लैंग्वेज, यानी कि यूज़ ऑफ लैंग्वेज जो है कुछ स्टूडेंट्स को कल्चरल एडवांटेजेस दे रहा है और कुछ को डिसएडवांटेजेस दे रहा है। ठीक है, यानी कि भाई जिस तरह से मैंने कल्चरल एक्सप्लेनेशन के अंदर स्पीच कोड्स को डिस्कस किया था, तो ये कल्चरल प्रॉब्लम है, लैंग्वेज इज़ अ कल्चरल इशू। ठीक है, ही आर्ग्यूड दैट एजुकेशन सिस्टम वर बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज कोड, जिसको हम फॉर्मल लैंग्वेज कहते हैं, that needed to be either used or learned if students were to succeed in terms of set by modern education system। यानी कि एक formal language system होता है education का। In this respect, Bernstein argued that there are two basic language codes, restricted and elaborated, that while not class specific are used in different situation and for different purposes। ठीक है, यानी कि भाई देखो, बर्नस्टीन ने कहीं पे भी इसको क्लास स्पेसिफिक नहीं किया, हम सिर्फ समझाने के लिए क्लास स्पेसिफिक कर रहे होते हैं। ठीक है, हर बंदा इन दोनों कोड्स को यूज़ कर सकता है। ठीक है, लेकिन
कुछ पर्टिकुलर एथनिसिटीज़, कुछ पर्टिकुलर क्लास स्ट्रक्चर्स के पास ये एडवांटेज होता है कि वो ये चीज़ यूज़ कर सकें। जैसे कि बहुत सिंपल सी बात है, मिडिल क्लास इन फॉर्मल लैंग्वेज भी प्रॉपर्ली यूज़ करना जानती है और फॉर्मल लैंग्वेज भी यूज़ करना जानती है, बिकॉज उनका ताल्लुक लेबर क्लास से होता है, रिलेशनशिप मेंटेन हो रही होती है, तो उनको लेबर से बात करने के लिए उसी की लैंग्वेज में बात करना ज़रूरी है। जबकि अगर उनके अपर क्लास की बात की जाए तो दे आर हैविंग कल्चरल एडवांटेज, कल्चरल कैपिटल, तो वो उस कल्चरल कैपिटल को यूज़ करते हैं ड्यूरिंग दैट कन्वर्सेशन। अब हम जब बात करते हैं ये लैंग्वेज कोड्स की, तो भाई सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं एलैबोरेटेड कोड्स। ठीक है, एलैबोरेटेड कोड कौन से? ये फॉर्मल वाले। अब क्या, कॉम्प्लेक्स इन द यूज़ ऑफ वोकैबुलरी एंड द एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़। ठीक है, अगर मैं पाकिस्तान की एग्जांपल दूँ, एक वो इंग्लिश है जो हम नॉर्मल यूज़ कर रहे होते हैं, एक वो इंग्लिश है जो CSS ऑफिसर्स अपनी ड्राफ्टिंग में यूज़ कर रहे होते हैं। तो डेफिनेट सी बात है, वो एक फॉर्मल लैंग्वेज होती है, उसका एक अपना स्टाइल होता है एक्सप्रेस करने का चीज़ों को, उनकी अपनी वोकैबुलरी होती है जो वो यूज़ कर रहे होते हैं। सिमिलर इन टर्म्स ऑफ रेंज ऑफ मीनिंग्स दे एक्सप्रेस एंड कन्वे। ठीक है, यानी कि वो जो समझने वाला होता है, जो पढ़ रहा होता है, वो समझ सकता है कि भाई मीनिंग्स क्या हैं इस पर्टिकुलर वर्डिंग के। ठीक है, अब लेट सपोज गवर्नमेंट ऑर्डर्स में आता है टिल फर्दर नोटिस। ठीक है, यानी कि ये अपॉइंटमेंट सेट कर दी जाए टिल फर्दर नोटिस, यानी कि अब इसका मतलब बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। टिल फर्दर नोटिस का मतलब है कि भाई यानी कि कोई मुद्दा डिफाइन नहीं कि ये हमेशा से हमेशा तक रहेगा। लेकिन कुछ लोगों को लगता है, कुछ लोगों की एक्सप्लेनेशन के मुताबिक, अगर किसी ड्राफ्ट के अंदर टिल फर्दर नोटिस लिखा हुआ है तो ये बंदा कोई इंटरिम पॉइंट ऑफ व्यू के टाइम पीरियड के लिए आया है, कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आया है। जैसे ही हमारे पास मसला ख़त्म होगा, हम इसको इस पोजीशन से हटा देंगे। तो यानी कि टिल फर्दर नोटिस की जो मीनिंग्स हैं वो सबल हैं, थोड़े से डिफाइंड नहीं हैं, क्लियर कट नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी टू ग्रास्प एंड एक्सप्रेस मीनिंग। ठीक है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इंडिविजुअल इन द सेंस ऑफ क्लियरली स्पेलिंग आउट मीनिंग्स, दे आर कॉन्टेक्स्ट इंडिपेंडेंट। कॉन्टेक्स्ट यानी कि जिस कॉन्टेक्स्ट में लिखा जा रहा है उसमें समझना पड़ेगा, एंड कैन बी यूज एंड अंडरस्टैंड इन अ वाइड रेंज ऑफ डिफरेंट सिचुएशंस। अब टिल फर्दर नोटिस जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट नोटिस में लिखा हुआ होता है कि भाई मिस्टर XYZ इज़ अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर टिल फर्दर नोटिस। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि भाई इसके कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है। ठीक है, यानी कि एक चीज़ तो ये है कि बंदे का अपॉइंटमेंट है। ठीक है, इट्स अ गुड एलिमेंट। अभी लिखा हुआ है, ऐसे ही लिखा जाए कि XYZ प्रोडक्ट इज बैन टिल फर्दर नोटिस, तो उसका मतलब क्या है, वाइड रेंज ऑफ सिचुएशंस के अंदर सिमिलर वर्ड यूज़ होगा और सिमिलर मीनिंग्स, डिफरेंट मीनिंग उसके क्रिएट किए जा सकेंगे। Inclusive by elaborating meaning in situation where something has to be clearly explained। ठीक है, यानी कि inclusive का मतलब क्या है, ये एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। Inclusive by elaborating meaning in situations where something has to be clearly explained। clear यानी कि आप क्या है कि भाई किसी चीज़ को clearly explain करने के लिए उसकी कॉन्टेक्स्ट को समझाया जाता है विद द हेल्प ऑफ एलैबोरेटेड कोड। अब अगर हम रिस्ट्रिक्टेड कोड की बात करते हैं, अब भाई सिंपल इन द यूज़ ऑफ लैंग्वेज है। ठीक है, डायरेक्ट मीनिंग्स दिए जा रहे हैं, प्रिडिक्टेबल है बिकॉज ऑडियंस क्लियरली अंडरस्टैंड द मीनिंग। अच्छा, अब होता क्या है, जैसे इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, बॉम्बे की जो अपनी लैंग्वेज है वो मराठी और हिंदी का एक तरह से कॉम्बिनेशन है, लोग समझ सकते हैं, वहाँ के लोग समझ जाते हैं। ठीक है, कंक्रीट इन देयर एक्सप्रेशन ऑफ रिलेटेड विद सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आइडियाज़। बहुत सिंपल बात, हाँ ठीक है। अब क्या है, अब मैं किसी तरह हाँ में बात कर रहा हूँ, हाँ ऐसे में बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक रिस्ट्रिक्टेड कोड में आएगा, ये कोई फॉर्मल वे ऑफ लैंग्वेज नहीं है। कलेक्टिव इन द सेंस ऑफ आइडियाज दैट डू नॉट नीड टू बी एक्सप्लेन्ड ओपनली, बस सामने वाला खुद समझ जाएगा क्या कह रहे हो। एन ऑडियंस ऑलरेडी अंडरस्टैंड्स the general meaning. They are context dependent because the meaning is restricted to the specific situations, ठीक है, in which they are used। यानी कि उसके मीनिंग बहुत सारे हो सकते हैं। हाँ से आप भाई हाँ ठीक है, अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन क्या है, आप बोल रहे हो यार मैं ठीक है तो बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा दिमाग कहीं और चल रहा है। ठीक है, आप उसको स्पेसिफिक सिचुएशन में स्पेसिफिक नहीं, क्योंकि इनफॉर्मल बात है ना।
exclusive है, meanings do not need to be elaborated because language is directed towards an audience that already understand most of what is being expressed. ठीक है, यानी कि अब क्या होता है, जैसे कि elaborating मीनिंग्स होती है ना इंक्लूसिव में, एक्सक्लूसिव में क्या होता है कि ऑडियंस को ऑलरेडी पता है कि भाई क्या बात हो रही है, किस कॉन्टेक्स्ट में हम चल रहे हैं. आसान अल्फाज में लेके चलूँ तो elaborated कोड्स आर फॉर्मल कोड्स और restricted कोड्स आर इनफॉर्मल कोड्स. ठीक है, आगे लेके चलते हैं. Bernstein argued that restricted codes are used by all social classes. अपर क्लास वाला भी अगर बाजार के ऊपर कोई चीज़ देने जाएगा तो फिर वो उसी तरह से बात करेगा जैसे वहाँ पे बात करनी चाहिए. जैसे हम बहुत सारी बातें, वैसे हम वर्किंग क्लास हो गया या एथनिक माइनॉरिटीज़ हो गया, हम उनसे इनफॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं. However, elaborated codes are most likely to be used by the middle classes, and this is significant because education system are based on use of both restricted and elaborate. अब एजुकेशन सिस्टम फॉर्मल लैंग्वेज भी सिखाता है और लेकिन आपको सपोर्ट करता है एलैबोरेटेड कोड के लिए. जैसे पाकिस्तान में तो बहुत इजी है इसको समझना. भाई पाकिस्तान में जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है वो एलैबोरेटेड कोड के तौर पे यूज़ होती है, और जो आपकी उर्दू है वो यूज़ होती है एज अ रिस्ट्रिक्टेड कोड इनफॉर्मल लैंग्वेज के तौर पे. लेकिन अब होता क्या है कि भाई आपकी जो उर्दू है वो सारी सोशल क्लासेस यूज़ कर रही होती हैं, वो उसको एज अ लैंग्वेज कोड यूज़ किया जा रहा होता है. As such, middle class children have a significant educational advantage because education involves. अब जैसे क्या है, मिडिल क्लास के बच्चे को एक तो आप एलैबोरेटेड कोड भी सीख लेता है वो, और एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी वो सक्सेसफुल होता है. क्यों? क्योंकि भाई वो एजुकेशन सिस्टम इज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ न्यू नॉलेज, न्यू हाई लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड रीजनिंग पे बेस करता है. भाई सिंपल शेयर्ड मीनिंग से बढ़कर होता है. ठीक है, यानी कि एलैबोरेटेड कोड को इनकरेज कर रहा होता है, तो मिडिल क्लास स्टूडेंट्स को इसका एडवांटेज मिल रहा होता है. दिस इज सिग्निफिकेंट फॉर टू रीजंस. वर्किंग क्लास स्टूडेंट मस्ट फर्स्ट लर्न द एलैबोरेटेड कोर्स ऑफ द स्कूल बिफोर दे कैन लर्न द नॉलेज बीइंग टॉट. भाई पहले क्या है, हमारे यहाँ पर बहुत सारे वर्किंग क्लास के बहुत सारे स्कूल्स के बच्चों को सारी ज़िंदगी उनको इंग्लिश सीखते हुए गुजर जाती है. ठीक है, फिर भी उनको नहीं आती. ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या होता है कि वर्किंग क्लास स्टूडेंट्स यानी कि उनकी पूरी एफर्ट जो होती है उनकी लैंग्वेज स्किल्स पे ही लग जाती है, रादर देन कि वो कोई एक्चुअल नॉलेज सीख पाते. द रिस्ट्रिक्टेड कोड्स ऑफ वर्किंग क्लास स्पीच क्लैश विद द एलैबोरेटेड कोड ऑफ मिडिल क्लास टीचर्स. ठीक है, अब वर्किंग क्लास वाले बच्चे जिस लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं, टीचर्स डिस्करेज करते हैं उनको. एक तरह से क्लैश ऑफ आइडियाज़ क्रिएट हुआ गया. ठीक है, यहाँ पे बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी हुई है. अ गुड एग्जाम्पल हेयर इज मॉरिशस वेयर टीचिंग में इन्वॉल्व मिक्स ऑफ लैंग्वेजेस, इंग्लिश, फ्रेंच एंड कोरियन. मिडिल क्लास स्टूडेंट्स हु आर मोर फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड फ्रेंच विच आर एलैबोरेटेड कोड इन द स्कूल, जैसे पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता है, हैव एन एडवांटेज बिकॉज ऑफ देयर फेमिलियरिटी विद दीज लैंग्वेज. Middle class students able to express themselves in the language of education are less likely to find themselves placed in the lowest streams, sets and bands through the teacher assessment. यानी कि ऑलरेडी लैंग्वेज में बेहतर परफॉर्म कर रहे होते हैं. जैसे बहुत सिंपल, जैसे पाकिस्तान के अंदर भी यही होता है कि पाकिस्तान के अंदर मिडिल क्लास जो है अपने बच्चों को उर्दू सिखाए ना सिखाए, पहले इंग्लिश ज़रूर सिखा देती है भाई वो. तो जब वो सिखा देती है तो जब वो वर्क स्टूडेंट लाइफ में स्टार्ट करता है तो उसको ऑलरेडी समझ में आ रहा होता है कि जो लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन है वो क्या है, बिकॉज उसकी बचपन से ग्रूमिंग उसी लैंग्वेज के हवाले से हो रही होती है. While kind of class-based speech differences, the Bernstein described, were at the times relatively important feature of life in the UK. The same is not necessarily true in the 21st century. Working and middle-class speech patterns have arguably flattened. The middle-class youth in particular now use a restricted form of speech that are once used mainly by the working class. बहुत सिंपल सी बात है कि पहले दौर के अंदर जो सिर्फ वर्किंग क्लास रिस्ट्रिक्टेड कोड यूज़ करती थी, अब मिडिल क्लास यूथ भी उसको यूज़ कर रही है. Bernstein acknowledged that this research only showed differences between the working and middle class language codes. It leaves open to the question of how to explain class-based achievement differences. They could be interpreted as cultural deprivation, a failure by the working class children to mix fully into the education system. Alternatively, they could be explained by schools failing to develop a truly meritocratic system. अब क्या है, एक तरह से मेरिटोक्रेटिक सिस्टम बिल्ड नहीं हो रहा. क्यों? क्योंकि भाई वर्किंग क्लास की सारी एफर्ट पुट इन हो रही है सिर्फ एलैबोरेटेड कोड को सीखने के लिए. दिस इज नॉट एन ईजी क्वेश्चन टू आंसर, बट इन्वेस्टिगेटिंग व्हाट हैपेंस इन द स्कूल क्लासरूम्स कैन हेल्प एक्सप्लेन डिफरेंशियल अचीवमेंट. ठीक है, यानी कि स्कूल्स में क्या हो रहा है ये जानकर हम जान सकेंगे कि भाई क्यों डिफरेंशिएशन इतना एग्जिस्ट करता है.
Another explanation of the underachievement of working class student is that parental attitudes, यानी कि वही वाली बात जो मैं ये अब कल्चरल फैक्टर्स में आ गई बात, ठीक है, आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं. Hannafin and Lynch suggest that this idea of parental deficiency in the form of working class parents not valuing education is not correct. They argue that many working class parents, both black and white, take in a keen interest in their children's education, but feel excluded from the participation in decision making within the schools. In contrast, middle class women in Ray's study were better positioned to involve themselves in school decision making. भाई बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप अच्छे मिडिल क्लास के स्कूल के बच्चों को पढ़ाते हैं तो भाई उनके पेरेंट्स को पता होता है कौन से चैप्टर का मतलब क्या है, कौन से सब्जेक्ट में क्या पढ़ाया जा रहा है. वर्किंग क्लास के बच्चे पेरेंट्स इंटरेस्ट तो ले रहे होते हैं बट दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल. क्यों? क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, वो इंटरेस्ट तो ले रहे होते हैं उस सिस्टम के अंदर, लेकिन उनका कोई ताल्लुक नहीं बन पा रहा होता, उनकी अपनी एजुकेशन अच्छी नहीं होती. Mirza also cites the development of Saturday schools among the Black Caribbean communities as evidence of commitment to education not being recognized within the state school system. यानी कि स्टेट स्कूल सिस्टम जो है उनकी जैसे कंपनसेटरी एजुकेशन है, जैसे एग्जांपल थी कि कंपनसेटरी एजुकेशन के अंदर क्या हो रहा है, सैटरडे स्कूल्स के अंदर ब्लैक कैरिबियन बच्चे जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या है कि जो स्टेट स्कूल्स हैं वो उनको फिर भी अंडर अचीव डिक्लेयर करते हैं. अब क्या पेरेंटल एटीट्यूड्स के अंदर एक और एग्जांपल है जिसको हम कहते हैं सोशल एक्सक्लूजन. सोशल एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है कि लो स्टेटस लोगों को एक्सक्लूड कर दिया जाता है सोसाइटी की वर्किंग के हवाले से. मैकिन-गोल की जो गेल की स्टडी है, वर्किंग क्लास अंडर अचीवमेंट इज़ नॉट एक्सप्लेन बाय द कल्चर ऑफ वर्किंग क्लास बॉयज़ बट बाय द चेंजेस इन द लेबर मार्केट. यानी कि आहिस्ता आहिस्ता लेबर मार्केट ने वर्किंग क्लास के आइडियाज़ को, उनकी वर्किंग को एक्सक्लूड कर दिया. मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स ख़त्म हो गई हैं, सर्विस सेक्टर की जॉब्स ज़्यादा हो गई, तो एक तरह से सोशल एक्सक्लूजन का कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाता है. तो बेटा ये वाला इस स्लाइड के ऊपर ज़्यादा चीज़ें थी वो आपकी कल्चरल फैक्टर्स के साथ लिंक थी, लेकिन इससे पहले हमने डिस्कस किया हमारे जो स्पीच कोड्स के एलिमेंट्स थे, एलैबोरेटेड कोड के एलिमेंट्स थे. अगेन रिपीट करूँगा, एलैबोरेटेड कोड इज़ मोर अबाउट अ फॉर्मल लैंग्वेज एंड रिस्ट्रिक्टेड कोड इज़ ऑल अबाउट अ इनफॉर्मल लैंग्वेज. हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफ़िज़.